अब आप लोग शांत हो जाइए। गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग शांत हो जाइए। गुड आफ्टरनून सर। मॉर्निंग सर। आप सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट करिए। आज दिनांक 13 अगस्त सन 2020 और आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 12 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ पेरेंट्स की सिफारिश पर एक बार फिर विचार किया गया है कि इन चैप्टरों को फिर से रिवाइज किया जाए। तो आइए हम पुनः एक बार इन चैप्टरों का रिवीजन शुरू करते हैं। आपको नोट्स मिल गया होगा, आप लिख लिए होंगे। दोबारा कोई नोट्स नहीं लिखना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा। तो अब हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे इसको। तो आपका पहला अध्याय है वह चिड़िया जो। शिवांगी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गुड। पहला अध्याय फिर से आज रिवीजन करेंगे हम लोग। मैंने लिखा हुआ है पुनरावृत्ति, फिर से रिवीजन चलेगा क्योंकि 12 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जो बच्चे देर से जुड़े हैं उनके हित को भी ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो। एक एक पैराग्राफ, एक एक चैप्टर हम लोग फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं वाचन करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल जो इस शीर्षक के रचयिता हैं, तो क्या कहते हैं? एक छोटी चिड़िया के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर। मैं वही चिड़िया हूं जो चोंच मारकर ज्वार के दानों को फोड़कर उसका दूध पी लेती हूं और उसको अत्यंत रुचिपूर्वक खाती भी हूं। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीलो पंखों वाली मैं हूं। चिड़िया अपने भोजन के बारे में बता रही है, अपने रंग के बारे में बता रही है और अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बता रही है। चिड़िया एक तरफ कह रही है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूं जो ज्वार के दानों को तोड़कर खा लेती है, उसका रस चूस लेती है। मैं वही चिड़िया हूं जिसके पंख नीले हैं और मैं अत्यंत संतोषी प्रवृत्ति की हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अनाज से बहुत प्रेम करती हूं। इसे सुनिए। कवि केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं वही चिड़िया हूं जो ज्वार के दूध भरे दानों को फोड़कर खा जाती है। मैं वही छोटी चिड़िया हूं जिसका पंख का रंग नीला है, जो संतोषी है और मुझको अन्न से बहुत प्रेम है। शिवांगी, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज साफ पहुंच रही है? आगे देखते हैं। दूसरा,
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर। बूढ़े बन बाबा से मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, जंगल में जो पुराने वृक्ष हैं उनकी बात की जा रही है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा तो वन के बाबा कौन है? जो पेड़ हैं पुराने, वही वन के बाबा है। चिड़िया करे कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है कि मैं वही चिड़िया हूं जो जंगल के पुराने वृक्षों को कंठ खोलकर चिल्ला चिल्लाकर गाती है और उनको अपना गाना सुनाती है। चिड़िया करे कि मैं वही संतोषी चिड़िया हूं, मैं वही चिड़िया हूं जिसके पंखों का रंग नीला है, जो जिसकी आवाज अत्यंत सुरीली है और मुझे विजन अर्थात संसार से बहुत प्रेम है। विजन मतलब होता है जंगल। मुझे इन जंगली पौधों से, इन जंगली परिस्थितियों से अत्यंत प्रेम है। फिर से सुनिए। चिड़िया करे कि मैं वही छोटी चिड़िया हूं जो जंगल में कंठ खोलकर इन पुराने वृक्षों के लिए गीत गाती है और उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। मैं वही चिड़िया हूं जिसके पंखों का रंग नीला है और मुझे इस वन से बहुत प्रेम है। समझ में आ रहा है शिवांगी? आगे देखिए तीसरा पैराग्राफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर नदी चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कह रही है चिड़िया? चिड़िया करे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, मैं वही चिड़िया हूं जो जल से नदी भरी हुई है, जिस नदी में बाढ़ आई हुई है उसमें भी मैं गोता मारकर उसमें से मैं मछली पकड़ के ले आती हूं। वही छोटी चिड़िया, गबरीली चिड़िया जो अत्यंत मजबूत है, गर्व से भरी हुई है, जिसके पंखों का रंग नीला है, मुझे नदियों से भी प्यार है। इसे सुनिए। चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूं जो उफनती हुई नदी में भी गोता मारकर मछलियों को पकड़कर खा जाती है। मुझे अपने शरीर पर बहुत गर्व है, मेरे पंखों का रंग नीला है, मैं संतोषी हूं, मुझे वन से प्यार है, इसके साथ ही साथ मुझे नदियों से भी प्यार है। समझ में आया शिवांगी? कुछ पूछना है इसमें से? मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं एक बार फिर। आपको जो पूछना हो इस अध्याय में आप लोग पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है? शिवांगी? नो सर। सब समझ में आया आप सबको? नो सर। सब सर समझ में आया? टटोलकर मतलब क्या होता है? टटोल कर मतलब छू कर, महसूस कर। थैंक यू सर। और कुछ नो सर। समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे पढ़ा जाए। इसके बाद कौन सी कविता है? यस सर। इसके बाद जो कविता है, बचपन। नहीं वो कहानी है। बचपन। चांद से थोड़ी सी गप्पे, चौथा अध्याय खोलिए आप लोग। चौथा अध्याय खोलिए, चांद से थोड़ी सी गप्पे। कहानियों को तो पढ़ के आप समझ लेंगे, कविताएं हैं, मैं इसीलिए इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। शुरू करें? यस सर। यस सर। चलिए। आज अंबुज नहीं जुड़ा है क्या? शिवांगी भी गायब हो गई। चलिए शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा।
एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें करते हुए क्या कहती है कि आप भले ही गोल हो, लेकिन आपका जो आकार है वह तिरछा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आकाश में जितने भी तारे हैं वह आपके वस्त्र के समान प्रतीत होते हैं। मतलब आपके कपड़ों पर चेक बना होता है ना, वैसे ही चंद्रमा के जो कपड़े हैं उन कपड़ों पर सर गर्बीली मतलब क्या, गर्बीली गर्व से भरी हुई। सोए हुए थे क्या अभी? मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था। ऑडियो भी? यस सर। चलो सीरियस बोल रहे हो? सीरियस हो ना? सब ठीक है। अब ठीक है? यस सर आप सही है। अच्छा चलो, आगे देखिए। आपके जो वस्त्र हैं, ऐसा लगता है कि उस वस्त्र में आसमान के सभी तारे लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और उस वस्त्र से आपकी पूरी शरीर ढकी। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं? हिंदी में वो आगे का चैप्टर। चौथा अध्याय। फुल चैप्टर। कवि कह रहा है कि आपके वस्त्र से आपकी पूरी शरीर ढकी हुई है, और सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है जो गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। सिमत मतलब होता है दिशाएं। आपकी जो पोशाक है, आपका जो वस्त्र है, वो आकाश में चारों तरफ फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है देखी, फिर भी आप तिरछे ही नजर आते हैं। अगर आप अपने घर के छत से चंद्रमा को देखेंगे तो कभी आप उनको अपने सीध में नहीं पाएंगे, हमेशा उनको तिरछे ही आप देखेंगे। कभी देखिएगा शाम को, आप किसी दिन देखिएगा, ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है? तो कभी कह रहा है कि आपकी पोशाक भले चारों तरफ फैली हुई है, भले ही आपका मुंह दिख रहा हो जो गोरा चिट्टा गोल मटोल हो, लेकिन फिर भी आप तिरछे ही नजर आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वो लड़की चंद्रमा से बात करते हुए कह रही है कि आप लग रहा है मुझे मूर्ख समझे हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। वो लड़की कहती है कि आप हमको बेवकूफ समझते हैं। हमको पता है कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृथ्वी के पीछे घूमने के कारण। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो पृथ्वी भी गति करती है और उसके साथ साथ चंद्रमा भी गति करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। ठीक है? इसीलिए बच्ची ने कहा है कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, और तब तक घटते बढ़ते रहते हैं आप जब तक कि आप पूरी तरह से गोल न हो जाएं। ना हो जाए बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और आपका यह जो रोग है यह कभी अच्छा होने वाला नहीं है। तो बच्ची कह रही कि आपको यह जो बीमारी हुई है घटने बढ़ने की, यह कभी अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है? अब इसमें से किसी कुछ पूछना है? सर सिंक मतलब क्या होता है? सिमत मतलब होता है दिशाएं। सीमा मतलब कि रास्ता होता है। इसका आ,
सर सिम का मतलब क्या देखो, होता है? चारों सिम्स मतलब चारों दिशाओं से मतलब है, ठीक है। यस सर। और कुछ? एनी डाउट? सर आगे चले, सर सर मॉड्यूल नो सर। आगे चले। मॉड्यूल गोल मटोल मतलब जिसका आकार गोल हो, मोटा हो। और कुछ? नो सर। चलिए अब नो सर। चैप्टर 7 खोल लीजिए आप लोग, सर। 7वां अध्याय। शुरू किया जाए इसको। यस सर। चलिए। यस सर। साथ ही हाथ बढ़ाना। यस सर। तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ, सुन लीजिए कहानी, उसके बाद ये अध्याय शुरू किया जाएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके 4 पुत्र थे। चारों आपस में खूब झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, कभी उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो जब उस बुजुर्ग को मरने की दशा हो गई, मतलब वो मरने ही वाला था, उससे कुछ दिन पहले वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, एक एक लकड़ी देकर, कि इन लकड़ियों को आप तोड़ दीजिए। वो बच्चे आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ देते हैं। इसके बाद लकड़ियों का एक गट्ठर उन बच्चों को अलग अलग देता है और कहता है कि अब इसको तोड़ो। सभी बच्चे प्रयास करते हैं लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाते हैं। सभी बच्चे थक जाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। हार कर अपने पिता के पास बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा आपने एक एक लकड़ियों को तो तोड़ दिया क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन जब यही लकड़ियां एक साथ जुड़ गईं तो उनको आप नहीं तोड़ पाए क्योंकि उनका बल मिलकर अधिक हो गया। इस तरह से सभी बालकों को, चारों बच्चों को बूढ़े की बात समझ में आ गई और वो साथ मिलकर रहने लगे, झगड़ा करना छोड़ दिए। तो इस अध्याय में भी आपको एकता के बारे में बताया गया है कि एक साथ रहने से क्या क्या लाभ हो सकता है। अगर एक और कहानी मुझे याद आती है, ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी 2 सांडों की है। सांड जानते हैं आप लोग? यस सर। एक बार जंगल में यस सर। 2 सांड थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों इतने शक्तिशाली थे कि जहां चाहते थे अपनी मनमानी करते थे। जंगल का कोई भी हिस्सा उनसे अछूता नहीं था। एक बार एक शेर इन दोनों सांडों को देखता है और सोचता है कि चलो इनका शिकार किया जाए। जैसे ही शिकार करने के लिए वो एक सांड के पास ऊपर झपट्टा मारता है, दूसरा सांड सींग से उसको घायल कर देता है और भगा देता है। शेर भाग जाता है वहां से, फिर दूसरी बार आता है, फिर वही प्रयास करता है, फिर दोनों सांड मिलकर उसको मार देते हैं, भगा देते हैं। शेर भग जाता है। शेर सोचता है कि अगर एक साथ ये रहे तो मैं इनको कभी नहीं खा पाऊंगा, इसलिए इनकी दोस्ती में मुझे दरार डालना होगा। कौन चिल्ला रहा है भाई?
चलिए सुनिए, आप लोग मानने वालों में से तो है नहीं कि मान जाएंगे अनम्यूट रख के। चलिए आगे देखिए। तो शेर यह सोचता है कि कैसे भी करके इन दोनों सांडों को अलग कर दिया जाए, तब इनको खाया जाए। वह इस प्रयास में लग जाता है। लगने के बाद क्या होता है, वह दोनों सांडों के पास जाता है, उनसे मित्रता कर लेता है और दोनों को गलत गलत बातें करता है, झूठे बातें कि आपके बारे में ये कह रहा है, आपके बारे में वो कह रहा है। इस तरह दोनों सांडों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जैसे ही झगड़ा होता है वह उन सांडों को मारकर शेर खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपसी विवाद का फायदा हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति ही उठाता है। इसलिए किसी की बातों को न सुनकर आपस में विवाद करने से बचें और जो भी कंफ्यूजन हो अपने मित्र से पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। हो सकता है आपको सही उत्तर वो बताए, लेकिन आप दूसरे के माध्यम से सुनेंगे तो आपको कभी सही उत्तर नहीं मिलेगा और हमेशा आप गलत रास्ते में ही जाएंगे। इसलिए एकता के महत्व को समझिए, हमेशा एक होकर रहिए अपने घर में, अपने मित्रों के साथ। कोई आपको नहीं छू पाएगा, लेकिन आप अलग अलग रहेंगे, जिसका मन करेगा आपको 2 थप्पड़ धराएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यह अध्याय हम शुरू करते हैं जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। लेखक कह रहा है, लेखक साहिर लुधियानवी कह रहे हैं कि हे साथियों, अगर बोझ किसी एक व्यक्ति के सर पर पड़ा रहेगा तो वह चलते चलते थक जाएगा। आओ उसके बोझ को हम लोग बांट लें और साथ साथ चलें। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि कह रहा है कि मेहनत करने वाले इंसानों ने जब भी कदम बढ़ाया है तो सागर भी रास्ता दिया है और पर्वत भी उसके सामने नतमस्तक हो गया है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कभी कह रहा है कि हमारे भुजाओं में वो ताकत है, हमारे सीने में वो इरादा है कि अगर हम चाहें तो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना दें। साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए हे मित्रों, एक दूसरे का हाथ आप लोग बढ़ाते रहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कभी कह रहा है कि जब आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और आपको मेहनत प्रकृति द्वारा लिख दिया गया है कि आपको जीवन भर मेहनत ही करना है, तो आपको मेहनत से डरना नहीं चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल जो मेहनत हम किसी और के लिए कर रहे थे, उस परिश्रम का प्रयोग अब हम अपने लिए स्वयं करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कभी कह रहा है कि सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, इसलिए इनको अपना साथी मान लो। ये नहीं कि सुख में खुश हो जाओ और दुख में अत्यंत दुखी हो जाओ, नहीं, एक भाव से रहो। चाहे सुख हो या दुख हो, उसको अपने जीवन का साथी मानकर चलते रहो। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारा जो मंजिल है, हमारा जो उद्देश्य है, सत्य की स्थापना करना है और नेक कार्य करते रहना है। इसलिए हे मित्रों, एक साथ होकर चलना होगा, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला पैराग्राफ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कभी कह रहा है कि अगर बूंद से बूंद मिलता है तो सागर बन जाता है। इसलिए हम सब भी एक एक मिलकर एक समूह बना सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जिस प्रकार एक एक मोती को मिलाने से सहरा बनता है, उसी प्रकार एक एक बूंद के मिल जाने से सागर बन जाता है। तो हम मनुष्य क्यों न मिलकर एक विशाल संगठन का निर्माण कर लें।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। कवि कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े मिलकर पर्वत का रूप धारण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। उसी प्रकार जब इंसान एक दूसरे से मिल जाएंगे तो अपने किस्मत को, अपने हाथ की रेखाओं को अपने बस में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। इसलिए हे मित्रों, हे भाइयों, एक दूसरे का हाथ आप लोग बढ़ाते रहिए, एक दूसरे का सहारा बनते रहिए। इस तरह से आपके जीवन का कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाएगा। शिवांगी, समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? 5 किलो का सर हिला रही है वैसे। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना हो आप सबको इसमें से तो पूछ लीजिए। सर जर्रा मतलब क्या होता है? जर्रा जर्रा बता रहे हैं। जर्रा मतलब जैसे आप लोग कोई डिजाइन बनाते हैं, उसमें मोती वोती लगाते हैं, तो उसी जर्रा मतलब टुकड़े को जर्रा कहा गया है। सर फौलादी का मतलब? चट्टान, जिसका इरादा चट्टान जैसा हो। इंसान। हाँ, इंसान। इंसान। मनुष्य। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ? अंबुज यादव, यस सर। पूछना है कुछ? सर सेहरा का मतलब? फिल्में देखते हैं आप लोग? सर राई का मतलब क्या होता है? राई राई मतलब राई एक सरसों का छोटा रूप होता है। जैसे सरसों देखें आप लोग ना, उसी आकार का एक फसल है जिसको राई, वो भी तिलहन है, उसी को राई कहा जाता है। और कुछ? सर यहाँ पे तो पर्वत बना रहा है राई से। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े ही तो मिलकर पर्वत बनाते हैं। मिट्टी का कण ही तो मिलकर पर्वत बनता है, कि पर्वत अपने आप में बन जाता है। सर मिट्टी का कण मिलकर राई यानी मिट्टी का कण, छोटा सा टुकड़ा। राई मतलब अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ। अच्छा सर। और कुछ? तो सर राई मतलब मिट्टी का कण ना? वही मान लीजिए, राई एक तिलहन होता है, उससे तेल निकलता है, लेकिन राई से मतलब अत्यंत छोटे कण से है। ओके सर। यस सर। और कुछ? नो सर। सब समझ में आ गया? सर यस सर। क्या होता है? यस सर। इसका मतलब? आपकी आवाज साफ नहीं सर है। दरिया मतलब? दरिया, समुद्र, नदी, जहाँ जल का भंडार हो उसको दरिया कहते हैं। ओके सर। और सर सीने तो मतलब क्या होता है? सीने सीने फौलादी है। सीने चेस्ट, सर चेस्ट छाती। सर फौलादी यानी? चट्टान मजबूत, जो टूट ना सके। सर दरिया। दरिया, समुद्र, नदी, जल का भंडार, वही दरिया होता है। और मंजिल मंजिल, रास्ता, उद्देश्य, मंजिल। गंतव्य, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपके जीवन का एम है, उसी को हिंदी में मंजिल कहते हैं। टारगेट से हाँ, मतलब क्या टारगेट। होता है? और सर उसका हिंदी मीनिंग लक्ष्य होता है। लक्ष्य, वही तो मैं बोला हूँ, लक्ष्य, मंजिल। सर गंतव्य। यस जहाँ सर। गंतव्य, हाँ, जहाँ पहुंचा जाना है, जहाँ पे पहुंचना है, उसी को गंतव्य कहा जाता है। सर सेहरा का मतलब क्या होता है? सेहरा का मतलब जो दूल्हे लगाते हैं, अपने मुंह पे ढके रहते हैं, देखते होंगे आप लोग, वही सेहरा कहा जाता है।
और कहीं कहीं सेहरा का मतलब पगड़ी ताज से भी होता है। और कुछ? शिवेश, पूछना है कुछ? शिवेश, शिवांगी, अंबुज, नो सर। निखिल पांडे, दीपशिखा यादव, तो इन चैप्टर को फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जो समझ में ना आए फिर हमसे पूछ लीजिएगा। पूछना है कुछ? नो सर। चलिए ठीक है। नो सर।